नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रोशिता। और आज 1 जुलाई का दिन है। जी हाँ, वैसे तो आम लोगों के लिए ये आम दिन है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। ये दिन जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा भाव में मरीजों के लिए निकाल दिया। और जिस तरह की स्थिति से हम गुजरे हैं, परिस्थितियां हमने देखी है कोरोना काल में, ये भी बता दिया गया है कि डॉक्टर्स हमारे लिए कितने जरूरी है। अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो हमारा क्या होता। डॉक्टर्स की अहमियत हमारे समाज में बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारे समाज में डॉक्टर्स का एक अहम दर्जा है, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें उनकी महत्वपूर्णता, अहमियत को जानना जरूरी है। इसीलिए आज का दिन हम उनके नाम करने जा रहे हैं। और आज हम राजधानी भोपाल के नेशनल हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ हम डॉक्टर से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह की परिस्थितियां वो देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि डॉक्टर होना बहुत आसान होता है, लेकिन ये वही जानते हैं जो ये काम करते हैं। तो हमारे साथ आज खास डॉक्टर्स मौजूद है। डॉक्टर्स विवेक राजौरिया जी मेडिसिन MD से, डॉक्टर के पटेरिया MD मेडिसिन, डॉक्टर शिवानी चतुर्वेदी प्लमोनोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर विजय कुमार अय्यर सीनियर फिजिशियन हैं और डॉक्टर RK अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं डॉक्टर के पटेरिया से ही चर्चा करना चाहूंगी। जिस तरह से जो स्थितियों से हम अभी गुजरे हैं वो बता दिया है उन स्थितियों ने कि डॉक्टर्स हमारे लिए कितना जरूरी है। निश्चित रूप से जब से कोविड चालू हुआ है तब से हम सभी लोगों ने, समाज के सभी अंग के लोगों ने ये महसूस किया है कि हमको जब शारीरिक व्याधि घेरती है तब उस तकलीफ को, उस दर्द को छुटकारा दिलाने के लिए समाज के किसी अंग के कोई वर्ग हमारी मदद के लिए जब आता है, उस समय उसका महत्व हमारे दिल में, हमारे मन में अंकित हो जाता है कि ये महत्वपूर्ण वर्ग है। और इस नाते चिकित्सक की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों की तकलीफ, लोगों की परेशानी को दूर करने की, दूर ना कर पाएँ तो कम से कम करने की बहुत ही ज़रूरत है। और उसमें चिकित्सक का योगदान निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है। निश्चित ही डॉक्टर्स को धरती का भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता, उनके काम को सराहा जाता है। जितनी मेहनत वो लोग करते हैं वो हमें नजर आता है। हमारे साथ डॉक्टर विवेक राजौरिया जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर्स की कम्युनिटी में सभी प्रोफेशंस की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन महामारी में सभी प्रोफेशंस को आगे आना पड़ता है। उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्टर्स, क्योंकि ये महामारी जब इतने बड़े रूप में कम्युनिटी ने देखी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ें, मुश्किलें हमने एज ए कम्युनिटी देखा कि लोगों में एक डर था। घर में यदि किसी को बीमारी हुई तो घर वाले भी उसमें हाथ लगाने से, पास में जाने से डरते थे। आस पड़ोस का आदमी हाथ लगाने से, पास में जाने से डरता था। रिश्तेदार नहीं आते थे। तो ऐसे समय में डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब ने मिल कर के कोशिश की कि किसी तरीके से इसमें हम अपनी लड़ाई को मजबूत रख सकें। और आगे भी कोविड ऐसा नहीं कि अभी चला गया है, इसको अभी हमें हो सकता है कुछ और वेव्स हमें देखनी पड़े, तो आगे भी हम कम्युनिटी के साथ मिल कर के इसको लड़ सकें। लोगों का डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम मिल कर के इस लड़ाई से पार पा सकते हैं। और इवन यही नहीं, ऐसा नहीं कि कोविड ही ऐसी अकेली बीमारी है। जिस तरीके से प्रकृति बदल रही है, लोगों का स्ट्रेस फुल लाइफ हो गई है, तो बीमारियां आती रहेंगी और उससे हम कैसे निजात पा सकें और धीरे धीरे करके हम ठीक होते रहें, हम अपनी लाइफस्टाइल को भी ठीक रख सकें। इसलिए सब चीज़ों में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। निश्चित ही, और मैं हमारे दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि डॉक्टर्स के साथ इस हॉस्पिटल ने भी अहम भूमिका इस कोरोना काल में निभाई है। हजारों मरीजों की ये कई डॉक्टर्स तो ऐसे थे जो 3-3, 4-4 महीने तक अपने घर नहीं गए। मेहनत लगन के साथ उन्होंने काम किया। कोरोना से उनका घर संक्रमित हो गया, लेकिन उनका जो सेवा भाव था वो कम नहीं हुआ। अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे दिन, पूरे टाइम, 24 घंटे PPE किट पहनकर उन्होंने अपना काम किया। और शिवानी जी से मैं जान लेती हूँ, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे आपने जैसे बताया कि टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बहुत मेहनत करना पड़ी सब लोगों को।
तो ये तो था ही कि पीपी में काम करना बहुत मुश्किल है, लगातार इतने देर तक काम करना बहुत मुश्किल है, सारी चीज़ें बहुत कठिन रहीं। मैं खुद कोविड से संक्रमित हो गई थी उसके बाद, लेकिन तुरंत जितने जल्दी हो सका दोबारा ड्यूटी रिज्यूम करी। तो सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट रहती हैं, लेकिन डॉक्टर्स को भगवान ने ये स्किल प्रोवाइड किया। मैं समझती हूँ कि हम लोग लकी है कि हम ये स्किल्स अटेन कर पाए, बाकी लोगों की मदद करने का मौका हमको मिला। तो आगे भी ये सब चीज़ें करते रहेंगे, बट हाँ, सोसाइटी को भी इन चीज़ों में मदद करनी चाहिए, डॉक्टर्स के एस्पेक्ट समझने चाहिए। निश्चित ही लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। जिस तरह से कोरोना काल में हमने स्थितियां देखी कि बहुत सारे लोग थे जो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, टेस्ट कराने के लिए नहीं निकल रहे थे, उस टाइम भी डॉक्टर्स के लिए मजबूरी, क्योंकि अगर क्रिटिकल केस आ जाता है तो डॉक्टर्स को ही उसको हैंडल करना होता है, और अगर कोई चीज वहां पर हो जाती है तो फिर इल्जाम भी डॉक्टर्स पर आता है। तो हमारे साथ आर.के. अग्रवाल जी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार। ये कोरोना काल में हमने से जो सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस गेन किया है कि हमने मरीजों को मनोबल बहुत बढ़ाया, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि हर आदमी घबरा रहा था, घबराहट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसको कम करने की हमने बहुत कोशिश की। उस वक्त हमने टाइम नहीं देखा, ये कुछ नहीं देखा और लगे रहे। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ के ओनर की, डॉक्टर पांडे की। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की प्रिवेंशन के लिए, इलास्टोमेटिक मास्क प्रोवाइड किए, N95 मास्क की कमी नहीं थी, सैनिटाइजर की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इसलिए हम लोग सुचारू रूप से बेधड़क यहाँ काम करते रहे और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। निश्चित ही जिस तरह से कहा कि मनोबल बढ़ाया लोगों का, लेकिन डॉक्टर्स अपना मनोबल कैसे बढ़ाते थे ये भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर अय्यर भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। थैंक यू। एक तो अपने आप को बैलेंस रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और शुरू से हम लोग जब डॉक्टरी प्रोफेशन में भी आते हैं तो एक चीज़ जो होती है कि पहले अपने आप पे कंट्रोल करना सीखते हैं। योग और प्राणायाम और ये सब चीज़ें हम लोग शुरू से करते आए हैं, और इनका हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी मिला। ये पेंडेमिक डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट था, पर डॉक्टर्स के लिए जो उनका कहना चाहिए कि ब्रॉट अप इस तरह से किया जाता है उन लोगों को, कि उन लोगों के लिए जैसे हम लोग पहले भी जब अपने स्टडी के टाइम पे ड्यूटीज़ करते थे तो 7 दिन तक हम लोग लगातार ड्यूटी करते थे, कई बार बिना सोए बिना खाए करना पड़ता था। तो हम लोग एक तरह से यूज टू थे इन चीज़ों के लिए, और इस दौरान उन सब चीज़ों का हमको डेफिनेटली फ़ायदा मिला। जैसे सर ने बताया कि लोगों को मनोबल बढ़ाना, यस डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधी चीज़ें जो है ना डर की वजह से बहुत बढ़ जाती हैं। और पहले कई बार ये होता है कि डॉक्टर अगर अंदर से कुछ उसको फियर भी होगा तो उसको ये शो करना पड़ता है कि उसको कोई फियर नहीं है, जबकि हमको मालूम है कि हम लोग भी अफेक्टेड हो सकते हैं, अभी भी आगे भी हो सकते हैं, पर अपने आप को हमको ये स्टेबल रखना पड़ता है। मरीज का कॉन्फिडेंस हम लोग तभी गेन कर पाते हैं। तो अपने आप को अगर जितना हम बैलेंस कर पाते हैं उससे ही हमारा ये आगे का पेंडेमिक और इस तरह की कई चीज़ें जो हैं हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे अभी जैसे पेशेंट्स भी हमारे पास आके कई बार ये बोलते हैं कि साहब देख के आपको ऐसा लगा कि अब हमको बीमारी नहीं है या हम ठीक हो रहे हैं, तो उसका पर्पज़ यही होता है कि आपके अंदर ऐसे वाइब्रेशंस होने चाहिए जो कि हीलिंग, हर एक के अंदर एक हीलिंग पावर तो होती है, डॉक्टर सिर्फ उसको जगा सकता है, और जब हम उसको अच्छे से उसकी बात सुनते हैं तो ये डेफिनेटली दोनों को बहुत फायदा होता है। निश्चित ही इतने से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रोफेशन है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस दौरान आपके अनुभव कैसे रहे, या अभी तक के जीवन काल में डॉक्टर्स की बात करूं तो क्या आपने देखा, दर्शकों को बताइए। अनुभव वेरीड टाइप के रहते हैं, पर अनुभव हमको सिखाए जरूर हैं काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब ये सिखाने वाली चीज़ ये थी, एक बार आपको शायद हम इससे बुरी सिचुएशन से हम लोग गुजर चुके थे जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तब हम लोग स्टडी कर रहे थे, एमडी कर रहे थे। उस टाइम पे हमने इससे भी ज़्यादा वर्स सिचुएशन देखी थी कि लोग
लगातार आते जा रहे थे और विद इन सेकेंड जाते थे। तो वो चीज़ें हम लोगों ने जो डील की थी, तो ये वाली हमको ऐसा लगा कि बहुत छोटी चीज़ है। और पहली चीज़ है कि हम जब अपने आप को स्टेबल रखते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर चीज़ें, कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती है। प्रॉब्लम को बड़ा सामने वाला देखता है, और जैसे कोई चीज़ पास में होगी तो हमको बहुत बड़ी दिखती है, दूर से देखेंगे तो बहुत छोटी लगती है। ऐसी प्रॉब्लम को भी अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसा लगता है कि छोटी है। जैसे आप किसी भीड़ में जाम में फंस जाते हैं और आप देखते हैं कि अरे बगल से लोग हॉर्न बजा रहे हैं और ये कर रहे हैं, और आप पैनिक ही होते हैं, और वही एक आदमी ऊपर हेलीकॉप्टर से देखता है कि कितना बढ़िया जाम लगा हुआ है। तो अपना नज़रिया कैसा है उस पर डिपेंड करता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा फर्क पड़ता नहीं है। यूज्ड टू हर चीज के हो जाते हैं। हाँ, होना पड़ता है अपने आप को। बिल्कुल। निश्चित ही जिस तरह से व्यस्त राजनीति की बात की, उस समय भी हमने देखा था कि डॉक्टर्स की अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जो ये स्थिति पेंडेमिक हम देख रहे हैं, देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी भी इसे घोषित किया गया। इस दौरान डॉक्टर्स की जो भूमिका रही वो भी अहम रही, लेकिन उनके अनुभव क्या रहे ये भी हमें जानना चाहिए। के पटेरिया जी, आपके क्या अनुभव रहे, क्योंकि ये बीमारी पहली बार पूरा विश्व इससे जूझ रहा था, और वहीं एक डॉक्टर्स ही थे जो लोगों का सहारा थे। निश्चित रूप से चूंकि पेंडेमिक था, बहुत सारे लोग एक साथ इन्फेक्ट हो रहे थे, उनका नंबर बहुत बड़ा था। जब ऐसी परिस्थिति निर्मित होती तभी उसको वेव या लहर बोलते हैं। दिक्कत ये आ रही थी पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में, कि एक अस्पताल, मान लीजिए 50 बिस्तरों का अस्पताल है, लेकिन उसके पास 150 मरीज आ गए। तो उनको ये दिक्कत हो रही थी कि कैपेसिटी 50 की है, लेकिन हमें 150 लोगों का इलाज करना है, उसको भर्ती करना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या, इसीलिए पेंडेमिक में या वेव का जो कंसेप्ट है वो इसी ढंग से है कि वेव लहर के रूप में आए, बहुत बड़ी संख्या में आए। तो एक दिक्कत वो लोगों को पूरी दुनिया में हुई। और जैसा कि हमारे साथी डॉक्टर ने बताया कि लोगों में भय और डर का वातावरण दिमाग में छा गया था, और जिसे दूर करना, उनको ढाढ़स बढ़ाना और उनको उचित सलाह देना। बहुत सारे मरीज हमारे संपर्क में आए कि जिन्हें भर्ती की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तब भी वो जोर देते थे कि मुझे भर्ती कर लिया जाए या मेरे मरीज को भर्ती कर लिया जाए, भर्ती करके इलाज किया जाए। उनको हम समझाते थे कि आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, आपकी परिस्थिति ऐसी खराब नहीं है कि आपको भर्ती की जरूरत पड़े। तो उन्हें समझाइश देकर, दवाई देकर, साथ में ये आश्वासन देकर कि जिस भी घंटे पर रात में उनको हम लोग अपना व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब देकर रखा हुआ था कि जिस भी घंटे पर, जिस भी समय आपको ज़रूरत पड़ेगी, तकलीफ बढ़ेगी, तब हम आपको निश्चित रूप से अपने अस्पताल में, अपने अन्य अस्पतालों में भर्ती करने में पूरी आपको मदद करेंगे। तो इस ढंग से इसमें थोड़ी सी कठिनाई लोगों को डील करने में, समझाने में थोड़ी सी होती थी, थोड़ा समय लगता था, लेकिन लोग समझ जाते थे। और जब वह ठीक हो जाते थे तब उन्हें भरोसा हम लोगों पर बढ़ जाता था, साथ ही उनका डर और भय कम हो जाता है। और यही लोग थे जो अपने मोहल्ले में, अपने संपर्क में, अपने पड़ोस में ये फिर इस बात को प्रचारित करते थे कि अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको भर्ती की ज़रूरत नहीं है, घर पर रहकर ही आप ठीक हो सकते हैं। जैसा कि हमारे दुनिया भर के डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने बताया था कि इस बीमारी में 100 में से 80 पेशेंट, 85 पेशेंट तो घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं, और केवल 15 को या 20 को भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें भी मृत्यु भर्ती होने वाले मरीजों में 2.5 से 3% लोगों की ही मृत्यु होने की संभावना रहती थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों को समझाइश देना, लोगों को उचित उपचार बताना, लोगों के भिन्न भिन्न प्रश्न थे, आशंकाएं थी, उनका समाधान करना, इसमें निश्चित रूप से हम लोगों को समय लगता था और थोड़ा मेहनत भी लगती थी। मरीजों की संख्या चूंकि ज़्यादा होती थी तो हम लोग थक भी जाते थे, लेकिन फिर भी जितने भी चिकित्सक मेरे संपर्क में हैं और जो
समाचारों में हम देखते हैं, न केवल चिकित्सक बल्कि पूरे चिकित्सा कर्मी, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर और इवन प्रशासन के लोग, सभी लोगों ने सभी जगह पर बढ़ चढ़कर और उत्साह के साथ, मेहनत के साथ लोगों की मदद करने की कोशिश की है और इतना तक किया है कि अपने जान की परवाह नहीं की। आपको जानकर शायद आपको ना पता हो, लेकिन हमारे भारत में इस पेंडेमिक के दौरान लगभग 1370 डॉक्टर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं कोरोना से इन्फेक्ट होने के बाद। अभी अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का फिगर तो इससे ज़्यादा मिलेगा। तो इतना होने के बावजूद भी अपनी जान को खतरे में डालकर भी लोगों की मदद करना, उनका उपचार करना, अपनी ड्यूटी को भरसक पूरी ईमानदारी से पूरा करना, ये जो बात है, इस चीज़ को हमें सुनकर और ऐसी ड्यूटी करके हमें खुद अपने आप पर गर्व महसूस होता है। और मुझे लगता है इसीलिए समाज में सारे वर्ग के लोग जो जहाँ हैं वहाँ वो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ऐसे पेंडेमिक के समय पर चिकित्सा कर्मी, चिकित्सक, ये सभी लोगों का महत्व काफी हो जाता है। निश्चित ये सबसे मुश्किल होता है लोगों के डर को काबू करना। डॉक्टर विवेक, जिस तरह से कई बार होता है, जैसे कि कमियां भी इस दौरान हमने हॉस्पिटल में देखी, उस समय लोगों की जो स्थिति थी, डॉक्टर्स पे हावी हो जाना, डॉक्टर्स पे आरोप लगाना, उन्हें ब्लेम करना, ये भी एक अनुभव का हिस्सा रहा। ये बिल्कुल डेफिनेटली इस अनुभव का एक हिस्सा था, जिसमें मरीज एक मदद की उम्मीद से आते थे और अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज कम होने की वजह से कई बार मदद नहीं भी कर पाते थे। दूसरा एक जो अनुभव रहा कि क्रिटिकल पेशेंट्स, ये बीमारी सभी के लिए नई है, जिसके लिए अभी गाइडलाइंस केवल मॉडरेट डिजीज़ के लिए है। हर आदमी में ये बीमारी अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। तो उनका कंपैरिजन ये रहता था कि साहब वो तो घर पे ठीक हो गए थे, हमारा मरीज़ क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो ये चीज़ सभी को समझनी पड़ेगी कि ये बीमारी नहीं है, हर आदमी के अंदर अलग असर करती है। एज अ डॉक्टर, एज अ हॉस्पिटल हम मदद कर सकते हैं उससे ठीक होने में, वही सभी जगह प्रयास किया जाता है। यही इस बीमारी का एक्सपीरियंस भी है। बड़े से बड़े देश, बड़े से बड़े अस्पताल, जहाँ पे सारी चिकित्साएं, सुविधाएं उपलब्ध थीं, उसके बावजूद भी वहाँ मरीज़ नहीं बच पाए हैं, क्योंकि ये बीमारी की लिमिटेशन है, शरीर का लिमिटेशन है। एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, आप अपना 100% कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये बीमारी अपने आप में एक नई और एक अजीब बीमारी है जो हर शरीर पे अलग असर करती है। तो जो एक्सपीरियंस रहा कि आप समय पर अगर लक्षणों को पहचान लें, आप डॉक्टर के टच में रहें और डॉक्टर टाइम टू टाइम गाइड करता रहे, तो फिर भी हम क्रिटिकल पेशेंट को अगर टाइमली पिक कर लें तो हम उसकी कुछ मदद कर पाते थे। एक बार क्रिटिकल इलनेस इतनी ज़्यादा हो जाए कि मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले गए पेशेंट, उसके बाद फिर उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से इस बीमारी का एक पक्ष ये है कि एक बार अगर फेफड़े परमानेंट डैमेज हो गए, उसके बाद उन मरीजों का या तो निकलना मुश्किल रहा या फिर उन्होंने काफ़ी लंबा समय लिया अस्पतालों में। तो उस वजह से जो एक वेरिड प्रेजेंटेशन रहा है इस बीमारी का, कि कुछ लोग एक तरफ आप देखें कि कुछ मरीज घर पे ही ठीक हो गए, लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी रहे जो यंग थे, जिनको कुछ बीमारी नहीं थी, उसके बावजूद वो सिक हुए। सिक होने के बाद वेंटिलेटर पे गए और वेंटिलेटर पे जाने के बाद भी नहीं बच पाए, सभी दवाइयाँ, सभी रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बाद। तो ये दो पक्ष हैं इस बीमारी के, और इसलिए ये बीमारी क्योंकि इतने लार्ज नंबर पे आती है, इसलिए घातक भी है। तो इसलिए अभी भी सावधानी हमें नहीं हटानी है जब तक कि वैक्सीनेशन का पूरा ना हो जाए, जब तक कि सारी हम इस बीमारी के एस्पेक्ट्स देख ना लें। इसलिए अभी सावधानी रखना ही जरूरी है। सावधानी रखना हर जगह बहुत जरूरी है। डॉक्टर शिवानी जी, एक दौर हमने वो भी देखा जब हमारे पास कोई दवा नहीं थी, वैक्सीन इस साल आया, उस समय भी जरूरी था लोगों को बचाना, लेकिन कोई इक्विपमेंट नहीं थे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, रिसर्च में भी कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर्स के लिए वो दौर भी बहुत मुश्किल रहा होगा। जी, सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर शायद वही रहा, क्योंकि नई बीमारी आई थी। डॉक्टर्स को भी, रिसर्चर्स को भी, किसी को भी बहुत ज़्यादा क्लियर कोई चीज़ नहीं थी कि बीमारी के लक्षण क्या हैं, कैसे डायग्नोज करना है, खास करके ट्रीटमेंट क्या देना है। तो उस टाइम पर जितनी गाइडलाइंस अवेलेबल रहीं, जितनी दवाएं अवेलेबल रहीं, उनमें से अपना जो मेडिकल नॉलेज है उसको यूज़ करके
अपने जो साथियों का एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके पेशेंट के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती थी उसको ट्रीटमेंट में यूज़ करना, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम रहा इस बीमारी का, सीरियसली। प्लस आप जो चीज़ कर रहे हो उस पे आपके पेशेंट और उसके साथ वालों को यकीन दिलाना और ज़्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि हर जगह पेपर में ये दवा है, ये दवा काम करती है, ये नहीं करती है, कुछ लोग इंटरनेट से पढ़ के आते हैं, तो उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना और पेशेंट के अटेंडेंट को संतुष्ट करना और मेडिकली चीज़ें कि हाँ हमको भी कि ये सही करेगी दवा, ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी। बिल्कुल डिफिकल्टीज डॉक्टर ने देखी, और जिस तरह से शिवानी जी ने बताया कि कई सारी भ्रांतियां भी उस दौरान थी, उससे भी लोगों को निकालना बहुत जरूरी था। डॉक्टर आर.के. अग्रवाल के पास मैं फिर आना चाहूंगी, आपका क्या अनुभव रहा? ये मेरा अनुभव तो सबसे ये रहा कि हमारे अस्पताल में जो भी मरीज आया, हम लोगों ने उनको देखने में, एग्जामिन करने में, मतलब ये नहीं किया कि दूर से देख के भगा दिया। हमने सबका बीपी भी देखा, सबके चेस्ट भी एग्जामिनेशन किए, मतलब मरीज को सेटिस्फाई करके ही भेजा। बहुत रेयरली होगा कि हमारे अस्पताल से कोई मरीज नाराज होकर गया हो। हमने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, बगैर डरे हुए मरीज को सेटिस्फाई करके भेजा और जो भी जरूरत की मेडिसिन भी दी। सबसे अच्छी चीज हमने, मतलब हमारे अस्पताल में यही सब चीज डॉक्टरों ने मिलकर बढ़िया की। ये तो बहुत जरूरी ही है, क्योंकि हमने इस दौरान देखा है कि कई डॉक्टर्स ने नहीं ट्रीटमेंट दिया है और उससे भी लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां आई है डॉक्टर्स को लेके। आप क्या कहेंगे डॉक्टर? हाँ, मैंने भी ऐसे नोटिस किया है कि कई जगहों पे ऐसे हुआ है कि एक डॉक्टर को एक कांच के एक तरफ डॉक्टर है और दूसरी तरफ पेशेंट है। पेशेंट, हाँ, शील्ड लगा, पेशेंट जो है उसका हाथ आगे बढ़ेगा तो वो बीपी ले लेंगे या असिस्टेंट आके बीपी ले लेगा। तो हम लोगों के यहाँ ये डर हम लोगों को नहीं था। हम लोग उसको एज कंधे पे हाथ रख के भी बात करते थे। तो वो डॉक्टर, पेशेंट ऐसे बोलते थे कि सर आज मेरे को 1.5 साल में पहली बार किसी ने टच किया, या 6 महीने में मेरे को किसी ने पहली बार टच किया, नहीं तो आज तक मेरे को कोई, इवन मेरे घर वाले भी जो मेरे को कोविड हो गया बोलने से वो दूर से ही बात करते थे। तो मैंने कहा कि वो प्रिकॉशन लेते थे, ये ठीक है, पर पेशेंट को ये फीलिंग भी नहीं होना चाहिए कि अब वो इस अलग कैटेगरी में हो गया। तो हम लोगों को जब हम छूते थे, बात करते थे, पीठ थपथपाते थे, तो उनको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही डॉक्टर का कर्तव्य भी होता है। जैसे डॉक्टर पटेरिया जी, हमने सेकेंड वेव में देखा कि डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हर दिन जो बढ़ने वालों की संख्या थी वो लगातार बढ़ रही थी। वही हम अभी भी देखें तो तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और उसके साथ ही कई वेरिएंट्स भी कोरोना के अब आ रहे हैं। तो कैसे लोग सावधान रहे, कैसे बचाव करें, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित रूप से जैसे समय बीतता जा रहा है और दूसरी लहर के बाद लोगों में जागरूकता, चाहे वह भय की वजह से हुई हो या चिकित्सकों के समझाने पर हुई हो या प्रशासन के समझाने के द्वारा हुई हो, लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ी है। और अब मैं शायद ही, जैसे मैं जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहाँ आम लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि अब शायद ही कोई व्यक्ति बिना मास्क के मुझे दिखता हो। तो मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता इस बारे में बढ़ी है और तीसरी लहर से बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सारे लोग मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जरूरी होने पर ही हम अपने घर से बाहर जाएं, जरूरी होने पर ही हम अपने ऑफिस को छोड़कर कहीं बाजार में जाएं, कम से कम भीड़ में जाएं, कम से कम भीड़ लगाएं। और इस तरीके से हम सावधानी रखेंगे तो हमें इन्फेक्शन ना हो पाए, वो सबसे अच्छी बात होगी। और तीसरी लहर की संभावना अभी भी बनी हुई है, इसलिए सारे लोग टीका जरूर लगवाएं। और टीकाकरण से जो, जैसा कि सभी डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने बताया है कि टीके लग जाने के बाद भी कुछ लोगों को कोविड हो सकता है, लेकिन फिर वह उतना खतरनाक, उतना जानलेवा नहीं होता। इसलिए मैं तो सबसे यही कहता हूं कि सारे लोग टीका जरूर लगवाएं और निश्चित समयावधि में लगवाएं। इस बारे में प्रशासन भी, सरकार भी सारे उपाय कर रही है, उसका लाभ हमें जरूर उठाना चाहिए।
बिल्कुल, वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है विवेक जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी कई लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे कई लोग हैं जो वैक्सीन से डर रहे हैं, जो भ्रांतियां उनके मन में है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, प्रशासन पूरा कोशिश कर रहा है, चिकित्सा विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि हर एक वैक्सीनेटेड हो, लेकिन फिर भी कोई कमी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, इसमें कुछ लोगों के मन में जो डर है, खासतौर से ग्रामीण और जो इनर एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पर हमें सरकार और एनजीओज़ की मदद लेनी पड़ेगी। जो वहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जिनका इन्फ्लुएंस रहता है उन लोगों पर, वो अगर आगे आएंगे तो उनको देख करके उन लोगों में भी ट्रस्ट आता है कि वैक्सीनेशन से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। और ये समस्या ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ है, ये समस्या सभी देशों में आई है। आप किसी भी कंट्री में देखो तो एंटी वैक्सीनेशन के ग्रुप बन गए थे शुरू में, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों ने देखा है कि वैक्सीनेशन, जिसको वैक्सीन लगी उसको उतनी गंभीर बीमारी नहीं हुई, जबकि जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी वो काफ़ी गंभीर हुए, तो समय के साथ लोगों में एक्सेप्टेंस आया है। तो मीडिया की हेल्प से, वहाँ के जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं उनकी मदद से, जो एनजीओज़ हैं उनकी मदद से इस चीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा और होपफुली हम उसमें भी आगे आ जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, हम इतना बड़ा हमारा देश है कि जिसमें अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो 4-5 देश तो आसानी से हम उसमें समा सकते हैं। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए सावधानी के साथ धीरे धीरे उसको कर लिया जाएगा। मुझे पूरा ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर, और मीडिया, एनजीओज़ और बाकी लोगों की मदद से हम इसको आगे कर लेंगे। बिल्कुल, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। निश्चित है हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जल्द से एक एक मैसेज सबसे ले लेती हूँ मैं। मैसेज यही है कि अभी भी सावधानी पूरी रखना चाहिए। तो मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन और लक्षण आने पर तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। ये सारी चीजें ध्यान रखें मेरी तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी सावधानी जरूरी है। जी, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को हम रोकेंगे। डॉक्टर अग्रवाल। हाँ, मेरा भी यही कि वैक्सीन लगाना चाहिए, लगवाना ही चाहिए। और सबसे उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर पेशेंट किसी को भी सिम्टम आते हैं इनिशियल, तो अस्पताल में इलाज कराना, घर पे एक हफ्ता या 10 दिन बर्बाद ना करें। हमेशा कॉम्प्लिकेशन वही देखने को मिला कि हमारे पास आते हैं लंग इन्फेक्शन 40%, 50%, सेकंड वेव में तो ये बहुत देखने को मिला। अगर समय पर अस्पताल जाए तो 99% उम्मीद है कि बच सकते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चूंकि आज नेशनल डॉक्टर्स डे, ये दिन हमने उनके नाम किया है क्योंकि इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो अब आम जनता की भी बनती है कि वो अपनी जागरूकता दिखाए, अपनी भूमिका। कोई भी लक्षण अगर समझ में आते हैं तो तुरंत डॉक्टर्स के पास जाए, वैक्सीन लगवाए, सुरक्षित रहे, सावधान रहे, मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करे। वैक्सीनेटेड हो जाते हैं उसके बाद भी। नमस्कार।